यही कहना चाह रहा हूँ कि 1 महीना हो गया, अभी तक सारी व्यवस्थाएं अस्थायी हैं। सड़क सुबह बनती है, दोपहर को टूट जाती है, दोपहर को बनती है, शाम को टूट जाती है। बहुत सारी सड़कें अभी तक अवरुद्ध पड़ी हैं। अभी प्रमुख सड़कों पर काम लगाया है। हमने सरकार की मदद करने के लिए प्राइवेट जेसीबी और जो जेसीबी के अलावा जो बड़ी मशीनें होती हैं, उनको देने के लिए आग्रह किया। बहुत सारे लोगों ने दी है। कुछ लोगों ने बिना पैसे के वहाँ पर जेसीबी भेजी हुई हैं, मशीनें भेजी हैं, वो काम कर रही हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि तेल का हमारे डालने का इंतज़ाम करिए, उस तरह से हम मदद करेंगे। और जेसीबी एल&टी दोनों इस प्रकार से काम, लगभग 22 मशीनें मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस वक्त लोगों के सहयोग से काम कर रही हैं। हमारी मंशा है लोगों की पीड़ा कम हो, लोगों की सड़कें बंद पड़ी हैं, उन सड़कों को हम जल्दी खोल सके। और मुझे इस बात को लेकर के अफसोस जरूर है कि जिन सड़कों को हम खोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग इस काम में लगे हैं कि उन सड़कों को खोलने के बिल उनके नाम पर बन सके, इस काम में लगे हुए। लगातार पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी के ऊपर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है, सड़क तो खुल गई, ये टेंडर हमारे नाम पर करिए। मशीन प्राइवेट लोगों ने दी, बिना पैसे के दी, टेंडर लगा करके अपने नाम पर पैसा कमाना चाह रहे हैं। और एक नेता तो मुख्यमंत्री के बहुत करीब है। टेंडर लगना था सड़क जल्दी का, हमारा खुथा के पास जो है वो सारा संपर्क टूट गया, क्योंकि वहां से आगे जाने की गुंजाइश नहीं रही। प्राइवेट व्यक्ति से निवेदन करके हम सब लोगों ने उसकी प्राइवेट लैंड से रास्ता निकाला सड़क को आगे पहुंचाने का। और वहां टेंडर लगना था, टेंडर मुझे ही दिया जाए, मेरे ही नाम होना चाहिए, इसके लिए दबाव डाल करके अभी तक वो टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ये कांग्रेस के नेताओं की हालत है हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों को शय और शरण दोनों चीजें सरकार की ओर से दी जा रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी त्रासदी के दौरान जो आपदा में जिसको अवसर की बात कहते हैं, अवसर की तलाश में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लाशवाल इस बार इतिहास में पहली बार 4 दिन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने जितना कर कहना था कह दिया। उनकी सोच तो वही जाने, मुझे उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ होगा कि आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए जो है कार्रवाई हुई गई। और उन लोगों को पूरा पूरा दिन बुला करके पुलिस स्टेशन में खड़े करके जो है लगभग 62 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मामले दर्ज हुए हैं। और हैरानी की बात है कि मामले ऐसे सेक्शन में दर्ज किए हैं जिन सेक्शन का कोई लेना देना नहीं था किसी चीज को लेकर के। अगर वहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर गए तो उनका नैतिक दायित्व तो यह बनता था, संवैधानिक दायित्व भी यह बनता था कि वहां के लोगों को राह दे, वहां के लोगों को एफआईआर करने के लिए वहां जाना, वहां मामले दर्ज करना, ये मैं समझता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए नुकसान बहुत हुआ है, अभी तक भी बारिश के कारण नुकसान हो ही रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि मंडी जिला के अंतर्गत मंडी शहर में ही नुकसान हो गया, 3 लोगों की जिंदगी चले गई वहां पर। एक लड़का जो है हॉस्पिटल में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर में एडमिट है। तो इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं, आपदा कहाँ आएगी इस पर मुझे लगता है कि किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जहां आपदा आ रही है उसको गंभीरता के साथ टैकल करना, हैंडल करना, राहत कार्य वहां प्रभावी ढंग से हो, ये सरकार का दायित्व है, इस काम को करना चाहिए। जबकि मैं देख रहा हूं कि कई लोग बहुत सारी टिप्पणियां करते रहे कि इस राज्य में आपदा आ गई और उसमें ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ठीक हुआ, इन सारी चीज़ों में बाद में जाएंगे, अभी सेशन जब होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन आपदा कहीं भी आ सकती है। अगर आपदा सराज में आई है तो मंडी में भी आई है, धर्मपुर में भी आई है, करसोग में भी आई है, नाचन में भी आई है, चंबा में भी आई है, पहले इससे पहले रोहड़ू में भी आई है, रामपुर में भी आई है, सिरमौर में भी आई है। तो इसलिए आपदा को इस प्रकार से इस आंकना और इस प्रकार से उसके बारे में सोचना,
इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करना गलत है, मैं यही कहूँगा। देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न उनके मन में रहा हुआ इस बात को लेकर के। सही बात ये थी कि केंद्र सरकार आपदा के दौरान स्टेट को डिजास्टर में पैसा सैंक्शन करते हैं, वो पैसा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट स्पेसिफिक उस एरिया में लगे जहां नुकसान ज्यादा हुआ। और अब की बार अगर मैंने बात कही है, केंद्र में बात कही है, हमने कहा रूटीन में आप आपदा का पैसा प्रदेश सरकार को दीजिए, जो एक सेट एक प्रोसीजर है, लेकिन उस पैसे का भी एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिक उस एरिया के लिए जहां इफेक्ट हुआ है। अगर थोड़ी देर के लिए, अगर खुदा न खास्ता जैसे रामपुर में कोई अगर नुकसान हुआ है, तो उस रामपुर में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट जो वहां पर उस बारिश के कारण जिनको क्षति हुई है, नुकसान हुआ, चाहे पुल है, चाहे सड़कें हैं, चाहे और चीज़ें हैं, तो उनके लिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो है, एरिया स्पेसिफिक जो है, डीपीआर बना करके सैंक्शन देना चाहिए। और उसी प्रकार से दूसरे इलाके में, जैसे धर्मपुर में नुकसान हुआ, वहाँ नुकसान किस चीज़ का हो, अगर वाटर सप्लाई स्कीम का नुकसान हुआ तो वाटर सप्लाई स्कीम के लिए उस एरिया में स्पेसिफिक होकर के प्रोजेक्ट बना करके उसके लिए डिजास्टर में पैसा सैंक्शन होना चाहिए। जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में वाटर सप्लाई का नुकसान हुआ तो वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी का डैमेज हुआ है तो पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेसिफिक उसके लिए डीपीआर बन करके उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। ये मेरा कहने का अभिप्राय था। जो इफेक्टेड एरिया है उसके लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनना चाहिए, और जहां स्टेट को पैसा मिलता है वो स्टेट को पैसा मिले, लेकिन पोर्शन उसका एक जरूर करना चाहिए ताकि वो पैसा उस प्रभावित इलाके में लगे, और वहां अगर सड़कें डैमेज हुई है तो सड़कों को रिस्टोर कर सके, वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हुई है तो उनको रिस्टोर कर सके, चाहे वो हमारी पावर सप्लाई डैमेज हुई है तो पावर सप्लाई को हम रिस्टोर कर सके। ये मेरा कहने का अभिप्राय था। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं प्रदेश का नेतृत्व बतौर मुख्यमंत्री भी करता रहा, आज भी अपनी पार्टी का मैं विधायक दल का नेता हूं, और पार्टी के विधायक दल के नेता के साथ साथ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे स्टेट के प्रति है। और मुझे लगता है कि विक्रमादित्य इस परिप्रेक्ष्य में हमारी बात को समझ नहीं पाए, इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का मतलब ये है जहां भी बारिश के कारण नुकसान होता है, बाढ़ के कारण नुकसान होता है, या कोई और आपदा आती है, उस एरिया के लिए जिस डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है उसके अंतर्गत उनको पैसा प्राथमिकता के आधार मिलना चाहिए। ये मेरे कहने का अभिप्राय है, और मैं समझता हूं कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। देखिए, बहुत हैरानी की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसे अटपटे फैसले करते हैं जिसमें जग अंसाई होती है। हम सोचने लगे कि 4 दिन की कैबिनेट है या 4 दिन का सेशन है, और उसके बावजूद इनके कैबिनेट मंत्री जो है वो बैठक बुलाने के बावजूद में बैठकों में नदारद रहते हैं। अभी भी मेरी जानकारी 4 दिनों में पूरा कोरम शायद कभी हो नहीं पाया, कभी 1 मंत्री, कभी 2 मंत्री, कभी 3 मंत्री गायब होते रहे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब, आखिरकार ये क्या व्यवस्था परिवर्तन का एक संदेश है कि 4 दिन कैबिनेट बैठक रखी, बैठक एक दिन तय की जाती है, सुबह से बैठो, रात तक बैठो, 1 बजे तक बैठो, 2 बजे तक बैठो, ताकि मंत्रियों का समय उसका महत्व समझते हुए लोगों के जो काम है वो प्रभावित ना हो। मंत्री बैठे हैं और 4 दिन बैठे हैं, 4 दिन कैबिनेट कर रहे हैं, और फैसले क्या हैं? अभी भी संस्थान बंद, नौकरियां बंद, काम बंद, यही फैसले हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत हैरानी की बात है। अगर कैबिनेट है तो कैबिनेट काम करने के लिए होती है, कैबिनेट काम बंद करने के लिए हम पहली बार देख रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर जो है, इस प्रकार से जग अंसाई के दौर में से 3 वर्ष का कार्यकाल बीतता दिख रहा है। राहत पैकेज की भी उन्होंने बात की। राहत पैकेज की बात कही, उसका कोई मतलब, मुझे बताइए, 4,500 करोड़ रुपए 2023 में कहा था, और यही मुख्यमंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में गए थे, 1 करोड़ रुपए मैं घोषणा करता हूं थुनाग बाजार के लिए, हम ये इसको ठीक करने के लिए करेंगे। और सांसद गई प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने घोषणा की 25 लाख रुपए। विक्रमादित्य गए, उन्होंने घोषणा की, 1 पैसा नहीं आया। 4,500 करोड़ रुपए की कही कि हमने घोषणा की है,
और ये घोषणा के मुताबिक हम काम करेंगे। जिसका घर बह गया है उसको 7 लाख रुपए मिलेंगे। और अभी तक आज सिरमौर के मेरे साथी आए थे मुझसे मिलने, कह रहे थे कि एक किस्त दी, घर पूरा डैमेज हुआ था, एक एक किस्तें दी हैं। मेरे थुनाग में अभी मुख्यमंत्री गए तो बाजार में ही लोग खड़े होकर के उनको पूछने लगे, भाई साहब आप दूसरी बार आ गए, हम तो आपदा में ही रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपने 2 साल पहले कहा था 7 लाख रुपए आपके घर के लिए दिए जाएंगे, 3 बिस्वा जमीन दी जाएगी, ना 3 बिस्वा जमीन मिली, ना 7 लाख रुपए मिले। 7 लाख रुपए की जगह अभी एक किस्त मिली, 2 साल बीत गए। आखिरकार इस आपदा में भी आप राजनीति इस कदर करते हैं, ये सरकार के सोचने का, काम करने का सबसे न्यूनतम, जिसको मैं कह सकता हूं गिरावट का एक स्तर है। आपदा में किसी की भावनाओं के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जैसा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ कहा है कि हम हर संभव मदद पहले भी करते रहे हैं, अब की बार भी मदद करेंगे। और मैंने उनका धन्यवाद किया इस बात के लिए कि आपके माध्यम से केंद्र सरकार से एनडीआरएफ का मूवमेंट एकदम फास्ट हुआ, हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए। उसके बाद तो केंद्र की ओर से जो 2006 करोड़ रुपए की जो जो स्वीकृति आपने दी है, उसमें से 500 550 करोड़ रुपए आपने जारी भी कर दिया हिमाचल प्रदेश के लिए, और इस बात के लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने कहा आने वाले समय के लिए भी और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी आप मदद करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय दिया, और विशेष तौर से अब की बार की ये जो हमारी भेंट थी, मुलाकात थी, ये स्पेसिफिक एक विषय पर थी जो हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण जान माल की क्षति हुई है। मैंने पूरी डिटेल में बातचीत की है और उनसे मैंने निवेदन किया है कि आपने हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार मदद की है। 2023 के बाद अब तक हिमाचल प्रदेश को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की मदद हमारे यहाँ प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुकी है डिजास्टर के अंतर्गत। लेकिन वो पैसा सही स्थान पर पहुंचे, सही व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करना तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। लेकिन ऐसे में जो नुकसान अभी हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, ये मैंने निवेदन किया है। उसके बारे में मैं सिर्फ इतने कहना चाहूँगा कि 205 बीघा ज़मीन दी हुई है, 4 साल पहले उसका फाउंडेशन स्टोन किया है, 10 करोड़ रुपए बजट दिया है, उसके बावजूद भवन उसका टेंडर भी हो गया था, लेकिन टेंडर अवार्ड नहीं किया गया। अगर वो भवन बन गया होता, जो जगह कॉलेज के लिए दी है, तिनका भी नहीं गिरा है वहां से, बिल्कुल सलामत है, बिल्कुल सही है, कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ। अगर वो भवन बन गया होता, आज वो बच्चे उसी भवन में पढ़ रहे होते। लेकिन सरकार की मंशा के बारे में पहले से प्रश्न खड़े थे, अब उनको एक अवसर मिला है इस आपदा के नाम पर उसको बदलने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम रिव्यू करेंगे, पहली कैबिनेट की बैठक में ये संस्थान वहीं बनेगा। ये कॉलेज फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर कॉलेज, इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भवन में चलेगा। ये कॉलेज, इसके लिए आपको रिसर्च के लिए जमीन चाहिए। ये कोई 10 बीघा, 15 बीघा या 20 बीघा, 50 बीघा में नहीं, इसके लिए आपको जमीन चाहिए। इसलिए हमने 205 बीघा जमीन दी ताकि रिसर्च वर्क भी हो सके। ये मुझे कहना है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सरकार की सोच पर तो जो जिस तरह का काम करने का तौर तरीका है, उस पर ना ही बोला जाए तो उचित होगा। सरकार पक्षपात कर रही है सर उसे। देखिए, बिल्कुल विशुद्ध राजनीति कर रही है, आपदा में भी राजनीति और क्षेत्र के विकास के सिलसिले में भी राजनीति। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि कसूर वहां पर सिर्फ इतना ही है क्या, 4 साल से उस कॉलेज का काम शुरू क्यों नहीं हो सका? क्योंकि विपक्ष के नेता की विधानसभा है। यही एक कसूर है वहां के लोगों का। ये दौर समाप्त हो रहा है, 3 साल बीतने को है, 2 साल में से 1 साल तो भाग दौड़ में निकल जाएगा। और इसलिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते हैं बदले की भावना से, और आने वाले समय में कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि बदले की भावना आगे बढ़ते बढ़ते
आपको भी इस प्रकार से परेशान करे।